Good morning everyone. My name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School, कानपुर रोड कैंपस. और बहुत दिनों बाद मैं आज इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं और इकोनॉमिक्स में जो मुझे टॉपिक कवर करना है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट. इसके दो वीडियोस आएंगे बैक टू बैक, एक वीडियो आज और एक वीडियो प्रोबेबली कल आ जाएगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का वीडियो मैं आज कवर करने वाला हूं. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है जल्दी से देखते हैं. हमें इसके अंदर पढ़ना है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, causes of adverse BOP and measures to correct disequilibrium. क्लास ये दोनों जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे और बाकी टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के. ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है और इसीलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये चैप्टर समझने में भी. बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग भी लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा थियोरेटिकल वे में आपको इस चैप्टर को ना पढ़ाऊं. जितना कंसेप्चुअली पढ़ा सकता हूं चैप्टर उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा. इसमें बिल्कुल भी नोट्स नहीं लिखवाने वाला हूं, आपको एक माइंड मैप बना के ये चैप्टर पूरा कवर करने वाला हूं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अगर समझ में आए तो डू शेयर सब्सक्राइब और जिससे भी शेयर करना है आप कर सकते हो. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर. बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीओपी, ये होता क्या है? ये होता है बेटा इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. क्या होता है? इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या होगा? बीओपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को हमको नोट करना है बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर कंट्री. और ये होना किसके बीच में चाहिए? रेसिडेंट्स of one country and residents of another country. एक रेसिडेंट्स दूसरे रेसिडेंट्स से जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे उस सभी को रिकॉर्ड करेंगे अगर सिस्टमैटिक वे में, तो वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री. आप इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं. आई एम वेरी वीक एट ड्रॉइंग पिक्चर्स, तो लेकिन समझने की कोशिश करेंगे. इतना तो बना ही दूंगा कि आपको समझ में आ जाए. दिस इज आवर इंडिया, ऑलराइट, एंड दिस इज, यहां ना बना के श्रीलंका, यहां पे बना रहा हूं. दो कंट्रीज हैं, आपको दिख रही है साफ साफ. ये इंडिया है, यहां पर कुछ लोग रह रहे हैं तो ये रेसिडेंट पीपल ऑफ इंडिया कहलाएंगे. कुछ यहां पर लोग रह रहे हैं तो ये रेसिडेंट पीपल ऑफ श्रीलंका कहलाएंगे. ये इंडिया है एंड ये श्रीलंका है, ऑलराइट. इनके बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लेते हैं श्रीलंका से हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, कोई भी सामान खरीदा और बदले में कुछ पेमेंट दिया, रुपीस पे किया. और अगर इसी चीज को हम लोग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लें तो इसे क्या बोलोगे आप? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री. आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग समझ में आई होगी. मैंने आपको बिल्कुल नोट्स और थियोरेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की है. जल्दी से ये नोट करो अगर बनाना चाहते हो. तुरंत बढ़ता हूं उसके अगले टॉपिक पर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमारे कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं बच्चे. एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट में आता है इट records all economic international transactions, all economic international transactions related to X मतलब एक्सपोर्ट कॉमा एम मतलब इंपोर्ट्स. ठीक है ना. कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं ई से एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिखते? ई से नहीं लिख सकते हम लोग, एक्सपोर्ट एक्स से लिखते हैं, इंपोर्ट एम से लिखते हैं. आई से इंपोर्ट इससे नहीं लिखते, आई से इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉमा unilateral transfers
एंड इंटरनेशनल इनकम्स। अब बात समझने की बात है, करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट के अंदर ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कि रिलेट करते हैं गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर से। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? बिना कुछ सर्विस रेंडर किए पेमेंट करना। जैसे आपको बर्थडेज में गिफ्ट मिल जाते हैं, आप अपने किसी ताऊ ताई के यहां जाते हो तो वहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है आपको? यूनिलेटरल ट्रांसफर। पेंशंस, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब बदले में कोई आपने सर्विसेज नहीं दे रहे लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है। इंटरनेशनल इनकम्स में अभी थोड़ी देर में एकदम इसी के ऊपर टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तब थोड़ा वेट करिए। इंटरनेशनल इनकम्स में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल इनकम्स। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? लिखिए, इट रिकॉर्ड्स, साथ साथ में लिख लो मन करे तो, इट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऑल इंटरनेशनल, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है तो बियर विद इट, इसलिए बोल भी रहा हूं। इट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस relating to change in asset, relating to change in assets, both financial and physical, both financial and physical। मतलब क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन जिससे आपके एसेट्स चेंज हो जाएं, या तो बढ़ जाएं या तो कम हो जाएं, वो सारे अगर हम रिकॉर्ड करेंगे किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब मैं एक यहां पर छोटा सा अकाउंट बना रहा हूं, आप सारे अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं भी है तो भी मैं समझाऊंगा आपको। ऑलराइट, आप सभी को पता है, वैसे मैं बता रहा हूं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड एक्सपेंस बताती है आपका, क्लियर कि नहीं क्लियर? आपको क्या बताती है डेबिट साइड? एक्सपेंस या पेमेंट। लाइकवाइज क्रेडिट साइड आपको बताती है इनकम या रिसिप्ट। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रटा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी कि बुक में ऐसा लिखा है आप पढ़ लो, समझा रहा हूं। आप एक तो ट्रांजैक्शन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप समझ जाओगे, खुद भी करना सीख जाओगे। लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट के भी अंदर हम लोग बना रहे डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड, और क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। इनकम मतलब रिसिप्ट, ठीक है ना? इनकम तो गलत टर्म हो जाएगा यहां के लिए। चलो भैया आइए समझते हैं, मतलब कौन से क्या करें कि हम लोग, मतलब ये तीन चीजें हैं ना यहां पर, गुड्स है, सर्विसेज है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है और इंटरनेशनल इनकम्स है। ठीक है, किस किस चीज में, किस तरह की घटनाओं में डेबिट साइड पर आएगा, पेमेंट साइड पे या क्रेडिट साइड पर आएगा? अगर भाई आप समझो, मैंने अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो मेरे पास पैसा आएगा ना। ठीक है, मैंने गुड्स, अगर मैंने ये बॉटल उठा के बांग्लादेश में बेच दी है तो मेरे पास इस बॉटल को बेचने पे पैसा आएगा ना। तो एक्सपोर्ट हमेशा पैसा लेकर आता है, चाहे वो किसी चीज का हो। तो यहां लिखेंगे एक्सपोर्ट, क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लाइकवाइज क्या लिख सकते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसका ऑपोजिट क्या लेकर आएगा? पेमेंट। क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हमने कुछ गुड्स इंपोर्ट कर लिए भैया, चाइना से अभी तक कर रहे थे, अमेरिका से कुछ कर लिए, तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो पेमेंट साइड पर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आए? कोई डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुरंत मैं आपके डाउट सॉल्व करता जाऊंगा। ऑलराइट क्लास, और अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट, मतलब मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, तो हमारे लिए रिसिप्ट साइड पर आएगा। मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट, कुछ गिफ्ट मिल गया, पेंशन मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, तो हमारे रिसिप्ट है। अगर हमने यही चीज किसी को दे दी तो हमारे लिए पेमेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। दिस इज T/F मतलब ट्रांसफर। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा मेरे सबसे क्या लिखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ता हूं और उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल इनकम्स। इंटरनेशनल इनकम रिसिप्ट्स होंगी तो रिसिप्ट साइड पर, इंटरनेशनल इनकम पेमेंट्स होंगी तो वो पेमेंट साइड पर लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इनकम रिसिप्ट्स, और ये क्या होती है अभी डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के बाद। फिर लाइकवाइज इनकम पेमेंट्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पर करंट अकाउंट आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट आएगा, आप इजीली बता लेना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आया? डेबिट साइड में क्या आएगा? सारे पेमेंट, और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? सारी इनकम्स, ये सारी रिसिप्ट्स आएंगी क्रेडिट साइड पर।
आइए बढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा। अब भाई देखो, अगर मैंने कुछ लोन ले लिया है, ठीक है, बोरोइंग्स कर ली है, तो आपका पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, मतलब बोरोइंग्स ऑब्लिक लोन्स टेकन, ये किधर आएगा, आपका क्रेडिट साइड पर। और लाइकवाइज अगर आपने लोन दे दिया है किसी को, तो आपके लिए क्या आएगा, पैसा जा रहा है, एक्सपेंस पेमेंट हो गया, तो किधर आएगा, डेबिट साइड पर, मतलब क्या, लोन गिवन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। अगले पर आते हैं, अगर आपने कोई एसेट्स बेच दिया तो पैसा आएगा, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स। लाइकवाइज अगर आपने कोई एसेट्स खरीद लिया है तो आपका पास पेमेंट जाएगा, तो लिखेंगे यहां पे परचेज ऑफ एसेट्स। ऑलराइट, बात समझ में आ रही। डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, एक और चीज लिख लेते हैं, अगर आपने कोई लोन रीपे कर दिया, ठीक है ना, आपने कोई लोन रीपे कर दिया, लोन रीपेड, तो भी आपके पास से पैसा जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, किसी और ने लोन आपको रीपे कर दिया, अगर आपने किसी को फ्यूचर पहले लोन दिया होगा पास्ट में, फिर किसी ने वो लोन आपको वापस कर दिया, तो उससे आपके लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम। किस तरफ लिखेंगे, कैपिटल रीपेमेंट्स, कैपिटल रीपेमेंट्स। तो इसके अंदर क्या क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड पे समझ सकते हैं। यहां पर क्या चीज है, मेनली हमको रिलेट करना है चेंज इन एसेट्स बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल। मतलब मैं अगर कोई एसेट बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मैं कोई एसेट खरीदूंगा, मेरे पास से पैसे जाएंगे, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। सिंपल। मैंने किसी से लोन ले लिया, मेरे पास पैसे आएंगे, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मैंने किसी को लोन दे दिया, मेरे पास से पैसे जाएंगे, इसलिए डेबिट साइड पर लिख दिया। मैंने किसी को फ्यूचर में लोन दिया था, सॉरी, मैंने किसी को पास में लोन दिया था, उसने पैसा वापस कर दिया, उसे बोलेंगे कैपिटल रीपेमेंट्स, मेरे पास पैसा आएगा, क्रेडिट साइड पर लिख दिया। लाइकवाइज मैंने कोई लोन रीपे कर दिया, तो मेरे पास से पेमेंट जाएगा, इसलिए हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे, करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहां तक। जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम लोग करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और कैपिटल अकाउंट के भी कंपोनेंट्स को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, जल्दी से देखते हैं। करंट अकाउंट के अंदर आता है बच्चे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें दूसरा होता है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स के अंदर क्या आता है बच्चे, इनविजिबल के अंदर आता है पहला सर्विसेज। सर्विसेज के लिए आप जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे, सर्विसेज जैसे क्या होती है, सर्विसेज जैसे मान लेते हैं शिपिंग, शिपिंग भी एक सर्विस है, बैंकिंग, बैंकिंग भी एक सर्विस है, इंश्योरेंस, ये भी एक सर्विस है। या तो आप इंश्योरेंस सर्विसेज किसी से लेंगे तो उसे बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या तो इंश्योरेंस सर्विसेज किसी को देंगे उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वो सारी चीजें इनविजिबल्स के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने आपसे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उसे बोलते हैं हम लोग इनकम, जो मैंने इंटरनेशनल इनकम लिखा था अभी इनकम के दो पार्ट हैं बच्चे। इनकम दो तरह से होगी, या तो आपकी वो होगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, वेजेस, सैलरीज, ये जो एम्प्लॉयर आपको देता है उसे बोलते हैं सीओई, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। या दूसरी चीज होती है बच्चे आपकी, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आता है, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल जाए, कहीं से आपको डिविडेंड मिल जाए, डिविडेंड मतलब शेयर्स पर जो पैसा मिल जाता है, कहीं से कुछ प्रॉफिट आ जाए। तो मतलब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद इनविजिबल्स के अंदर क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में दो चीजें होंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। उसके बाद इनकम के अंदर आएगा इनकम रिसिप्ट्स और इनकम पेमेंट्स। इनकम मतलब अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपके लिए इनकम रिसिप्ट्स है, और यही चीज अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम पेमेंट्स हो जाएंगी। तो ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा है। अब मैं इसी तरह कंपोनेंट्स पढ़ाने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट के आपको। चलिए फटाफट देखते हैं कैपिटल अकाउंट के भी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं बच्चे, वो है पहला कैपिटल रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। इसके अंदर आता है पहला लोन्स,
या तो लोन्स आप दे रहे होंगे या लोन्स आप ले रहे होंगे। पहली चीज आती है लोन्स, दूसरी चीज आती है एसेट्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स या तो मैंने खरीदे होंगे या एसेट्स हमने बेचे होंगे, ठीक है। थर्ड चीज जो आती है वो है कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल मूवमेंट्स। इनफैक्ट कैपिटल मूवमेंट्स में दो चीजें आती है, बहुत ध्यान से देखना। पहला आता है इसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बेटा हम लोग एफडीआई भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों को समझाने जा रहा हूं। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाना। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। लोन्स के बारे में आपको बता दिया, शेयर्स एसेट्स के बारे में मैंने आपसे भी शेयर कर लिया इसके पहले। अब कैपिटल मूवमेंट्स बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारी कंट्री है, थोड़ा गंदा बना दिया, ये मेरी कंट्री। ओ शिट, मेरे से इतना गंदे डायग्राम क्यों बनते हैं भाई, मुझे पता नहीं है। चलो एक बार फिर से ट्राई करूंगा, बनाऊंगा जरूर लेके। चलो भाई मान लेते हैं, हाँ अभी बेटर है। ये हमारी कंट्री है और मान लेते हैं ये दूसरी कंट्री, सिंपल, ठीक है। अभी क्या हुआ, मान लेते हैं ये यूएस है और ये इंडिया है। यूएस की कंपनी आई एप्पल। एप्पल ने दिल्ली में अपना स्टोर बना लिया, अपनी फैक्ट्री बना ली, सब कुछ कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं आप, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एप्पल कंपनी आई यूएस से इंडिया के अंदर, उसने फैक्ट्री बना ली, सब कुछ बना लिया, अपना पूरा ऑफिस बना लिया, उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तरह से देखो, अभी यूएस की कंपनी है फेसबुक, अभी जनरली में एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहां की एक कंपनी है रिलायंस, जियो लिख देते हैं, रिलायंस एक कंपनी है जियो। अभी क्या हुआ, इस फेसबुक कंपनी ने रिलायंस जियो के शेयर्स खरीद लिए 9.99%। तो 9.99% शेयर्स में पैसा लगा दिया, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इसको बोलते हैं एफडीआई। तो आई होप दोनों आप कैपिटल मूवमेंट समझ पा रहे होंगे। लाइक अगर इंडिया ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वही बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री का लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया आपको यहां तक बात। कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बिकॉज ये चैप्टर एक्चुअल में ना किसी भी इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चल के आप आईएएस आईआरएस के एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर साल चेंज होता है, बहुत ही करंट टॉपिक है और मुझे मजा भी आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाने में बहुत। ऑलराइट, जल्दी से नोट करिए, बढ़ता हूं आगे। आज तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी तीन कैटेगरीज है। पहला कैटेगरीज को बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसको निकालते कैसे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिंपल, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कैटेगरीज बैलेंस ऑफ पेमेंट की पहली क्या आ गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरी होती है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। अब आपको पता है करंट अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती हैं। करंट अकाउंट के अंदर आता क्या क्या है, जल्दी से लिखते हैं। इसके अंदर आता है आपका गुड्स का भी चीज है, सर्विसेज की भी चीज है, यूनिलेटरल ट्रांसफर की भी चीज है और इंटरनेशनल इनकम्स की भी चीज है। तो सब में सब निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, इनविजिबल्स क्या है, सर्विसेज, प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, लाइकवाइज हमको निकालना पड़ता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज आती है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप कैपिटल, जैसे कि लोन, जैसे कि एसेट्स। ठीक है, इन तीन चीजों का मूवमेंट आपने सीखा है ना। तो यहां पे क्या आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ कैपिटल कॉमा लोन कॉमा एक और चीज है इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज। ऑलराइट, इसका बैलेंस निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब भाई देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड को जोड़ दें, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को जोड़ दें, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट को जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ में आई होगी। इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है सिलेबस में हमारे, तो सिंपल चीजें नहीं, तो मैंने आपको ऐसे ही कैटेगराइज करके दिखा दिया है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे वो है बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं,
बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। डिसइक्विलिब्रियम दो तरह से होता है बच्चे, या तो सरप्लस हो जाए और या तो डेफिसिट हो जाए। सरप्लस का मतलब होता है बेटा फेवरेबल और डेफिसिट का मतलब होता है अनफेवरेबल। ऑलराइट, फेवरेबल का मतलब क्या है, यहां पर रिसिप्ट ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, तो इसके अंदर क्या होता है, रिसिप्ट, ऑटोनॉमस रिसिप्ट, ऑटोनॉमस रिसिप्ट इज मोर देन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर या ऑटोनॉमस पेमेंट्स। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर या तो उसको पेमेंट्स पे लिख सकते हैं। लाइकवाइज डेफिसिट पे क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब वहां पर रिसिप्ट कम होंगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, मतलब रिसिप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑब्लिक पेमेंट। इसे बोलते हैं हम लोग सरप्लस मतलब फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम, और यहां बोलते हैं डेफिसिट मतलब अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम। और एक और चीज होती है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब रिसिप्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाए, रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट हो जाए, तो उसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो आपको समझ में आ गया। डिसइक्विलिब्रियम दो तरह से होता है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस हमारी इकोनॉमी के लिए खराब नहीं है, बहुत अच्छी बात है, रिसिप्ट ज्यादा, कमाई ज्यादा है, पेमेंट कम है, बहुत बढ़िया है, तो इसके ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना ध्यान यहां पर है, देना ध्यान है डेफिसिट पर। तो मतलब डेफिसिट के कॉजेस क्या होते हैं और डेफिसिट को सही कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी कवर करने जा रहा हूं। जल्दी से ये नोट करो सो दैट मैं लास्ट टॉपिक पर आ पाऊं आज की क्लास पर। ऑलराइट क्लास, ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी के क्या क्या रीजंस है वो सारे एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर बहुत ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत है। 100% पेपर में आएगा, या तो कॉजेज आएंगे या तो उसके सोल्यूशंस आएंगे, और या तो कॉजेज सोल्यूशन दोनों आजकल पेपर में आ रहे हैं। और ये बहुत रियल टाइम रियलिस्टिक चीज भी है कि अगर बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है और वो भी अनफेवरेबल है तो उसको सही कैसे किया जाए, गवर्नमेंट भी जाना चाहती है उसको सही कैसे करेंगे। तो पहले से कॉजेज पढ़ते हैं। पहला कॉज है फॉल इन फॉरेन डिमांड। फॉल इन फॉरेन डिमांड का मतलब क्या बच्चे, कुछ गुड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, और इसकी विदेश में कोई भी डिमांड है ही नहीं। विदेश के अंदर फॉरेन में कोई भी डिमांड नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इंडियन गुड्स को। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ। इंडियन गुड्स विदेश में खरीदे नहीं जा रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारी रिसिप्ट्स कम हो जाएंगी, पैसा कम आएगा, फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। फॉरेन डिमांड का रीजन समझ में आया, क्या है फॉरेन डिमांड, कैसे एडवर्स बीओपी को इफेक्ट करता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब यह है कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में महंगाई कितनी है। हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से हम बाहर का सामान हमारी कंट्री में सस्ता है। प्रॉब्लम क्या आज की डेट में क्या है, देखो भाई, हम अगर वही टीवी या मोबाइल फोन बनाते हैं तो महंगा बनता है, वही चाइना से खरीद लेते हैं अगर तो वो सस्ता पड़ रहा है। तो इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट सस्ता है और एक्सपोर्ट महंगा है। हमारा महंगा सामान कोई विदेश में नहीं खरीदेगा, बल्कि उनके कंट्री में उनका सामान सस्ता है तो वो हम लोग इजीली खरीदते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी हो रहा है। एडवर्स बीओपी का मतलब क्या है, यहां पे रिसिप्ट बहुत कम है और एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स बहुत ज्यादा है। इसकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर से क्या होगा भैया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से होगा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर समझने की बात यह होती है बेटा, क्योंकि हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो डेवलप होने के लिए हमको डेवलप्ड इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बेस होना पड़ता है, उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि कैसे वो कंट्री डेवलप की है। उनसे मशीनरी लेनी पड़ती है, उनसे आइडिया लेने पड़ते हैं, वहां के इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से भी हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। क्लियर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। फोर्थ पर आते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। फोर्थ, इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर
ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है ना, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे ज्यादा है भाई? यहां पर रॉ मटेरियल महंगे है, आरएमएस रॉ मटेरियल महंगा है, वेजेस मतलब लेबर महंगा है, लेबर सस्ते में काम करना नहीं चाहता, लेबर बहुत कॉस्टली है हमारी कंट्री में, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है ना इस तरह की इंडस्ट्रीज की वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हमारा सामान विदेश में बिक नहीं पाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। समझ में आया ना कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है? रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, लेबर महंगा हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सामान, हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा बन रहा है। महंगा बनने की वजह से विदेश में बिक नहीं रहा है, एक्सपोर्ट कम होता चला जाएगा, इंपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको 4 पॉइंट समझ में आए हैं। 5th पॉइंट है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखो दो तरह की गुड्स है, एक तो पहला है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ बेटा केस क्या होता है? अगर मान लो इस साल हमारा वेदर अच्छा नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? इनफैक्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पर्टिकुलर गुड्स, ताकि हमारी कंट्री में डिमांड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ दिक्कत क्या है बेटा? हमारे वहां लेबर लॉज इतने स्ट्रांग है कि भैया कभी कभी स्ट्राइक्स हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करते, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ऑप्टिममली नहीं हो पाता है, इसलिए सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि एडवर्स बीओपी होना ही होना है। ठीक है, 6th पॉइंट पर आ रहा है। 6th पॉइंट है बेटा एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है बच्चे? मान लेते हैं पहले था, अभी करंट सिचुएशन है $1 इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, मतलब अभी $1 बराबर मान लेते हैं हमको देने पड़ते हैं केवल ₹60। ठीक है, तो हमारी करेंसी जब करेंसी जब हमारी अप्रिशिएट कर जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। पहले जो हम मोबाइल फोन खरीद रहे थे, एप्पल खरीद रहे थे, तो $1 के बदले में हमको ₹80 पे करना पड़ता था। अभी हमको $1 के बदले में केवल ₹60 ही पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए फॉरेन के गुड्स खरीदना सस्ते हो गए। ठीक है, तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसकी वजह से भी हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब क्या है बच्चे? हमारी कंट्री की खुद ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हमको एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स बचते ही नहीं है। इसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट्स क्या ही आएंगी। हमारे जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम अपनी कंट्री में पूरा कंज्यूम कर जा रहे हैं, और इवन हमारे पास डेफिसिट हो जाता है, हमें और इंपोर्ट कराना पड़ता है बाहर की कंट्री से। इसकी वजह से भी हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, और ये रीजन है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके अगले रीजन में आते हैं, 8th रीजन, इंक्रीज्ड डेट बर्डन। डेट बर्डन, इंक्रीज इन डेट बर्डन। इसका मतलब क्या है? हमने विदेश से इतना ज्यादा लोन ले रखा है कि एक बहुत हेफ्टी अमाउंट एज इंटरेस्ट पेमेंट हमको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी हमारे पेमेंट ज्यादा हो जाते हैं और हमारे इनकम और रिसिप्ट साइड कम हो जाती है। इसकी वजह से भी हमारा बीओपी एडवर्स जाता है। कितने पॉइंट्स बता दी मैंने? 8। अब 2 पॉइंट्स आपके बुक में और लिखे हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है बच्चे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी खरीदना। हम क्या कर रहे हैं? हम एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं डेवलप्ड नेशन को। उन डेवलप्ड नेशन में महंगी कार है तो हमें भी महंगी कार चाहिए। डेवलप्ड नेशन में पूरा घर एयर कंडीशन है तो हमें अपना पूरा घर एयर कंडीशन करना है। मतलब जिसकी हमें नीड भी नहीं है उस तरह के कैपिटल काइंड ऑफ गुड्स का हम लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं बाहर से, और हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता चला जाता है। और लास्ट जो पॉइंट हमें लिखना है वो है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? हमारी कंट्री में
जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं है। मतलब 5 सालों में कोई गवर्नमेंट आ जाती है, 10 सालों में कोई गवर्नमेंट आ जाती है। तो जब जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर भी कोई विदेश के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहां की गवर्नमेंट बिल्कुल कांस्टेंट है, वहां पे लोग सेफ और सिक्योर समझते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, इसलिए वहां पर एफडीआई और एफवाईआई ज्यादा होती है। इसकी वजह से भी जो बीओपी है वो एडवर्स कम होता है। आई होप मैंने एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बहुत इजीली बताए होंगे। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि मुझे समझ में ये पर्टिकुलर वाला पॉइंट नहीं आया है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पर कि कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आपके कॉजेस और मेजर्स टू करेक्ट जरूर आएंगे पेपर में, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक एक करके मैंने यहाँ पे टॉपिक्स, एक एक करके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है बच्चे? मान लेते हैं पहले हमारा $1 खरीदने के लिए मेरे को 70 रुपए देने पड़ते थे, 70 रुपीज पे करने पड़ते थे। अभी वही सेम $1 को पे करने के लिए मुझे 80 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यह होगा कि हमारा इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, और इंपोर्ट जब कॉस्टली हो जाएगा तो लोग कम से कम सामान इंपोर्ट करेंगे और हमारा जो एडवर्स बीओपी है वो सही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कौन करता है? डेप्रिसिएशन हमारी गवर्नमेंट ही करती है डेलिबरेटली। ठीक है, एकदम सेम पॉइंट है डीवैल्यूएशन जैसा, पर डीवैल्यूएशन हमारा फ्री फोर्स होता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से अपने आप हो जाता है। डीवैल्यूएशन का मतलब भी यही है, $1 पहले अगर मान लेते हैं 70 रुपीज का है और आज $1 हमारा हो गया बढ़ के 80 रुपीज का। ठीक है, ये भी डिवैल्यूएशन इज डिप्रिसिएशन आर सेम थिंग्स, बट डेप्रिसिएशन डेलिबरेटली करती है गवर्नमेंट, और डिवैल्यूएशन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपने आप हो जाता है। मतलब हमारे गुड्स की डिमांड अगर फॉरेन कंट्रीज में नहीं है तो हमारी जो गुड्स की डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? करेंसीज डिवैल्यू करने लगेगी, बिकॉज हमारे पास फॉरेन करेंसी आना कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से भी फायदा क्या होता है? इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो लोग गुड्स को कम कंज्यूम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट इन बीओपी है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं इंपोर्ट कंट्रोल पर। थर्ड पॉइंट जो है वो इंपोर्ट कंट्रोल है। इंपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ना कुछ कोटा फिक्स कर देती है। कोटा फिक्स क्या किया? मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोला 2019 में जितने भी गुड्स हमने इंपोर्ट किए थे उसके केवल 90% ही गुड्स हम 2020 में इंपोर्ट करेंगे। तो क्या कर दिया? एक कोटा फिक्स कर दिया। मान लेते हैं अगर 1 लाख करोड़ के 1 लाख रुपए की, सिंपल सी बात समझें, अगर 1 लाख रुपए के अगर मैंने लास्ट ईयर 2019 में गुड्स इंपोर्ट किए थे तो नई पॉलिसी के हिसाब से केवल हम 90,000 के गुड्स ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट धीरे धीरे कम कर रही है गवर्नमेंट, सो एज टू करेक्ट द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन पर। वो इंडस्ट्रीज जो जिनके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है उसको सस्ता करने के लिए टैक्सेस कम कर देगी, सब्सिडीज देना शुरू कर देगी, रिबेट्स पे करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स वो एक्सपोर्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है? एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर फॉरेन कंट्री से कुछ भी सामान खरीदना या बेचना है, बेचने के लिए छोड़ दीजिए, या सामान कुछ भी खरीदना है, मतलब फॉरेन करेंसी में जैसे भी डील करना है तो आपको एक स्पेसिफिक बैंक के थ्रू ही डील करना पड़ेगा। यहां पर इंडिया में आरबीआई है और आरबीआई ने कुछ राइट्स कुछ बैंक्स को दे रखे हैं, जैसे एसबीआई को राइट्स दे रखा है। तो क्या होगा? अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो पहले आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा, एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई आपका एक फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। तो क्या कर रहा है आरबीआई? क्या कर रहा है? इस एक्सचेंज कंट्रोल के प्रोसेस को बहुत ही टायरसम और टीडियस बना रहा है, ताकि क्या हो जाए? कम से कम लोग इस जंजाल में फंसे, कम से कम लोग गुड्स इंपोर्ट करें। तो एक्सचेंज कंट्रोल इस तरह भी हेल्प करता है डेफिसिट कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। वो सारे गुड्स जो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ करके उसका सब्स्टिट्यूट हम अपनी कंट्री में खुद ही बनाने लग जाएं, ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम से कम हो सके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी आपने इसके पहले भी पढ़ रखा है। फिस्कल पॉलिसी तो नहीं पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बैंकिंग के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। क्या होता है? जब लोगों के पास ना बहुत सारा पैसा आने लगता है और बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, उस समय हमको उनकी डिस्पोजेबल इनकम को कम करना पड़ता है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? जितना उनके पास पैसा है उसको कम करो। कैसे कम कर सकते हैं? लोन महंगे कर दो।
ठीक है। अगर लोन महंगे हो जाएंगे तो भाई साहब वो ज्यादा सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। और क्या कर दें, फिजिकल पॉलिसी के हिसाब से टैक्सेस बढ़ा दो, जब टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा लोगों के पास पैसा कम बचेगा। सब्सिडीज कम कर दी जाए, गवर्नमेंट कम खर्चा करे, जब गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, तो जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम कट होती जाएगी, तो कम से कम सामान ही वो डिमांड करेंगे और इंपोर्ट हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है कैपिटल इंपोर्ट, और जिसको ये सजेस्ट नहीं करता है कोई भी इकोनॉमी, ऐसा करना चाहिए उनको। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्रीच हो गया है जैसा पाकिस्तान में हुआ है, ब्रीच मतलब क्या है, आपके पास रिसिप्ट बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को पूरा करने के लिए आप लोन ले लो और वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो, ताकि आपके पास पैसा आ जाए, रिसिप्ट बढ़ जाए और आपका जो क्या कहते हैं एडवर्स बीओपी है वो सही हो जाए। मगर ये प्रोसेस सबसे खराब प्रोसेस होता है किसी भी इकोनॉमी को एडवर्स बीओपी को सही करने के लिए। और 8 क्लास मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम टाइम में 15 मिनट के अंदर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर कर सकूं। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन था, आपको कोई समझ में ना आए तो आप मेरे को बताइएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है सर, कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बताइए कि आपको ये नहीं आया है, और अगर इनकेस आया है तो भी मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आया। और मेरे को 1-2 चीजें और भी आपसे बोलनी थी, अगर आपको पता है कि कुछ और हम कर सकते हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया में जो अभी ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है और जो एलओसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या कर सकते हैं कि चाइना से कम गुड्स इंपोर्ट करें। ठीक है, कुछ ऐसा क्लूज बताओ जो हम आगे फॉरवर्ड करें और शायद इस पे भी अगला एक वीडियो बनाए। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। थैंक यू।